नमस्कार। दूरदर्शन मध्य प्रदेश के इस विशेष समाचार बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले देखते हैं इस बुलेटिन की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आएंगे मध्य प्रदेश। अशोकनगर की ईसागढ़ में गुरुजी महाराज मंदिर में करेंगे दर्शन पूजन। आनंदपुर धाम में आयोजित कार्यक्रम में जनता को करेंगे संबोधित। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी बदनावर दौरे पर। उज्जैन बदनावर हाईवे का लोकार्पण और विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। रोजगार और उद्योगों के लिए नई कनेक्टिविटी से धार जिले में होगा बड़ा विकास। केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुना में 44 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले गौ अभयारण्य और अनुसंधान केंद्र का किया भूमि पूजन। कहा, अनुसंधान केंद्र बनने से जैविक खेती, पंचगव्य चिकित्सा और भारत के दुग्ध उत्पादन क्षमता को मिलेगा बढ़ावा। केंद्रीय महिला बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर और मुख्यमंत्री मोहन यादव कुक्षी में आयोजित महिला स्व सहायता समूह सम्मेलन सह पोषण पखवाड़ा और भाजपा सक्रिय सदस्य सम्मेलन में हुए शामिल। स्व सहायता समूह की महिलाओं ने अपने अनुभव किए साझा। और वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेव एक्स लाइव भारत के स्टार्टअप्स को निवेशकों के सामने अपना आइडिया प्रस्तुत करने का दे रहा है मौका। भारत को मीडिया, मनोरंजन और प्रौद्योगिकी का वैश्विक केंद्र बनाने की दिशा में अग्रसर। ये थी हेडलाइंस और आइए समाचारों को देखते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अप्रैल यानी कल उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। सबसे पहले वे अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी जाएंगे और सुबह 11 बजे के करीब 3,880 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इसके बाद वे मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले की ईसागढ़ तहसील स्थित आनंदपुर धाम जाएंगे और शाम को वहां एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 11 अप्रैल को दिन में करीब 3:15 बजे मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले के ईसागढ़ पहुंचेंगे और गुरु महाराज मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। शाम 4:15 बजे वे आनंदपुर धाम में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और वहां की जनता को संबोधित करेंगे। आनंदपुर धाम एक आध्यात्मिक और सेवा केंद्र है जो 315 हेक्टेयर में फैला हुआ है। यहाँ 500 से अधिक गायों की आधुनिक गौशाला है और कृषि कार्य किए जाते हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज धार जिले को सड़कों और फ्लाईओवर की सौगात देंगे। केंद्रीय मंत्री गडकरी उज्जैन बदनावर खंड पर नवनिर्मित 4 लेन सड़क का लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा उज्जैन गरुड़ के खेड़ा खजूरिया से सुहागड़ी तक 46 लेन ग्रीनफील्ड हाईवे, उज्जैन गरुड़ के सुहागड़ी से बर्डिया अमरा तक 46 लेन ग्रीनफील्ड हाईवे, जीरापुर सुसनेर मध्य प्रदेश और राजस्थान बॉर्डर खंड पर पेव्ड शोल्डर के साथ 2 लेन सड़क और बाकानेर घाट पर पेव्ड शोल्डर के साथ 3 लेन सड़क का लोकार्पण करेंगे। इस अवसर पर सीएम मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर समेत अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम में संदलपुर नसरुल्लागंज खंड पर 4 लेन सड़क, चंदेरी पिछोर खंड पर पेव्ड शोल्डर के साथ 2 लेन सड़क, इंदौर गुजरात खंड पर 7 फ्लाईओवर और अंडरपास, शाजापुर कनासिया और MIDC इंडस्ट्रियल एरिया में 3 फ्लाईओवर, अंडरपास और रसलपुर जंक्शन पर फ्लाईओवर के कार्यों का शिलान्यास किया जाएगा। बहुप्रतीक्षित उज्जैन बदनावर 4 लेन हाईवे, जिसकी लंबाई 69.100 किलोमीटर है, अब वो पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। ये परियोजना मई 2022 में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा GR इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को सौंपी गई थी। ये हाईवे आधुनिक इंजीनियरिंग और उत्कृष्ट बुनियादी ढांचे का एक शानदार उदाहरण है। इस परियोजना में 2 रेलवे ओवरब्रिज, 4 बड़े पुल, 7 छोटे पुल, 1 इंटरचेंज, 2 फ्लाईओवर, 31 अंडरपास, 140 कलवर्ट, 42 बस शेल्टर, बसवे और 4 वे साइड सुविधाएं शामिल हैं। और बात करते हैं गुना की, तो केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुना में गोवर्धन गौशाला में गौ अभयारण्य और अनुसंधान केंद्र का भूमि पूजन किया। ये गौशाला 44 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हो रही है। नेशनल हाईवे 46 के खड़ेश्वरी मंदिर के पास 5 गांव में आयोजित इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री के अलावा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय गौ सेवा प्रमुख अजित महापात्रा अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस गौशाला के बन जाने से आसपास के गांवों की गायों को गौशाला में अवसर मिलेगा। इसके साथ ही अनुसंधान करके गोबर से उत्पाद बनाए जाएंगे। गौशाला के निर्माण के लिए गुना वासियों ने लाखों रुपए दान दिए हैं। जो यहाँ हमारा गोवर्धन गौशाला
अभ्यारण्य और अनुसंधान केंद्र बनने जा रहा है। मैं अजीत जी को अपने दिल के गहराइयों से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ कि ये शुरुआत उन्होंने पुनार अशोकनगर में भी की। जैसे आपने सुना, ग्वालियर में जो लाल टिपारा का गौशाला है आज देश का आदर्श गौशाला बन चुका है, उसमें भी मैंने अपना योगदान दिया है। आज गौ माता का संरक्षण करना, गौ माता का मान सम्मान करना हर भारतीय का दायित्व बनता है। जिस तरीके से गौ माता आज सड़कों में भटक रही है, गौ माता की दुर्घटना हो रही है दिन प्रतिदिन, यह मनुष्य को भी और गौ माता को भी, दोनों को हानिकारक दृष्टिकोण दोनों के प्रति है। और ऐसे गौशाला बनने से केवल उनका देखरेख नहीं, लेकिन उनकी भी प्रगति, उनका भी विकास सुनिश्चित हो पाएगा। मैं बधाई अपने तरफ से देता हूं। केंद्रीय महिला बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर और प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कुक्षी में आयोजित महिला स्व सहायता समूह सम्मेलन सह पोषण पखवाड़ा और भाजपा सक्रिय सदस्य सम्मेलन में हिस्सा लिया। केंद्रीय मंत्री ने स्व सहायता समूह के सदस्यों द्वारा पोषण पखवाड़े के तहत श्री अन्न से बनी खाद्य पदार्थों की प्रदर्शनी का अवलोकन कर प्रशंसा की। कार्यक्रम में स्व सहायता समूह की महिलाओं ने अपने अनुभव साझा किए। ग्राम पिपलिया सरपंच अनीता पांचाल ने मंच से जलगंगा संवर्धन के तहत किए गए बावड़ी जीर्णोद्धार कार्य का अनुभव साझा किया। ग्राम झड़दा निवासी सुखली बाई ने स्व सहायता समूह अनुभव को साझा कर अपनी सफलता की कहानी बताई। मुख्यमंत्री द्वारा समूह की महिलाओं को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर टोकन स्वरूप 2 स्व सहायता समूहों को 17 लाख रुपए की सीसीएल राशि के चेक भी प्रदान किए गए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि स्व सहायता समूह महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को बेहतर बनाने का एक सशक्त माध्यम है। वहीं केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर ने बताया कि बाल अवस्था में बच्चों को भरपूर पोषण मिले तो वो सशक्त बनेंगे और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने में समर्थ होंगे। अतः हमारा दायित्व है कि हम भारत के भविष्य को पोषण दें। वर्तमान सरकार महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसके पहले केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता सम्मेलन में हिस्सा लिया और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। आरबीआई ने बुधवार को लगातार दूसरी बार प्रमुख ब्याज दर में 25 आधार अंकों की कटौती का ऐलान किया है। केंद्रीय बैंक के इस फैसले से अमेरिका की ओर से लगाए गए पारस्परिक शुल्कों से प्रभावित अर्थव्यवस्था को सहारा मिलने की उम्मीद बढ़ी है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने रेपो रेट कटौती का ऐलान कर दिया है। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट में तत्काल प्रभाव से 0.25% की कटौती का फैसला सर्वसम्मति से लिया है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति यानी एमपीसी के सदस्यों ने नीतिगत रेपो दर को तत्काल प्रभाव से 25 आधार अंकों से घटाकर 6% करने के लिए मतदान किया। इस दौरान गवर्नर ने वैश्विक विकास के लिए नई चुनौतियों की ओर इशारा भी किया। भारतीय रिजर्व बैंक ने बुधवार को आम आदमी को बड़ी राहत का ऐलान किया। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा की ओर से बुधवार को बैंक की द्विमासिक मौद्रिक नीति का ऐलान किया गया, जिसमें बैंक ने रेपो रेट को 25 आधार अंक कम करके 6% कर दिया है, जो कि पहले 6.25% थी। The MPC voted unanimously to reduce the policy repo rate by 25 basis points to 6% with immediate effect. I repeat, the MPC voted unanimously to reduce the policy repo rate by 25 basis points to 6% with immediate effect. Consequently, the standing deposit facility, the STF rate under the liquidity adjustment facility shall stand adjusted to 5.75% and the marginal standing facility rate or the MSF rate and the bank rate shall stand adjusted to 6.25%. 2025 में ये लगातार दूसरा मौका है जब केंद्रीय बैंक ने रेपो रेट की कटौती की है। इससे पहले फरवरी में आरबीआई एमपीसी ने रेपो रेट 25 आधार अंक घटाया था। रेपो रेट में कमी का सीधा असर होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन समेत सभी प्रकार के लोन की ब्याज दरों पर होता है।
केंद्रीय बैंक ने मौद्रिक नीति के रुख को न्यूट्रल से बदलकर अकोमोडेटिव कर दिया है। अकोमोडेटिव का मतलब है कि केंद्रीय बैंक आने वाले समय में मौद्रिक नीति का नरम रुख जारी रख सकता है। गवर्नर मल्होत्रा ने कहा है कि मौजूदा समय में महंगाई लक्ष्य के नीचे बनी हुई है। इसकी वजह से खाद्य उत्पादों की कीमतों में गिरावट आना है। वित्त वर्ष 26 में महंगाई दर 4% पर रह सकती है। ये चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 3.6%, दूसरी तिमाही में 3.9%, तीसरी तिमाही में 3.8% और चौथी तिमाही में 4.4% रहने का अनुमान है। केंद्रीय बैंक के मुताबिक जीडीपी विकास दर वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही में 6.5%, दूसरी तिमाही में 6.7%, तीसरी तिमाही में 6.6% और चौथी तिमाही में 6.3% रह सकती है। वित्त वर्ष 2025-26 कृषि क्षेत्र के लिए अच्छा रह सकता है, क्योंकि जलाशयों में पानी उच्च स्तर पर है और बम्पर फसल उत्पादन होने की उम्मीद है। मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियों में वृद्धि होने की उम्मीद है और सर्विसेज भी गतिविधियां मजबूत रहेंगी। इस बीच रिजर्व बैंक के फैसले की कारोबार जगत सराहना कर रहा है। सीआईआई ने कहा है कि उदार मौद्रिक नीति और सरकार की विकास केंद्रित राजकोषीय नीति वैश्विक आर्थिक उथल-पुथल के बीच घरेलू विकास को बढ़ावा देने में मददगार होगी। रेपो दर को घटाने के फैसले को समय पर लिया गया विवेकपूर्ण फैसला बताया है। वहीं मूडीज ने कहा है कि कठिन समय में बाजार की उम्मीदों के मुताबिक कदम उठाकर सही काम किया गया है। मूडीज का मानना है कि चालू कैलेंडर वर्ष में आरबीआई रेपो रेट में 75 आधार अंक तक की कटौती कर सकता है। आरबीआई गवर्नर के मुताबिक डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए यूपीआई के माध्यम से पर्सन टू मर्चेंट लेन देन की सीमा निर्धारित करने का कार्य भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा किया जाएगा। साथ ही गवर्नर ने कहा है कि सोने के गहनों को गिरवी रखने पर मिलने वाले गोल्ड लोन के लिए मौजूदा चिंताओं को देखते हुए व्यापक नियम जारी किए जाएंगे। मुंबई से श्यामा मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट डीडी न्यूज। अगली खबर मौसम का मिजाज बता रही है। मध्य प्रदेश में हीट वेव्स यानी लू और तेज गर्मी के बीच ओले गिर रहे हैं, जबकि बारिश आंधी भी चल रही है। बुधवार को छिंदवाड़ा पांडुर्णा में तेज बारिश हुई और ओले गिरे। हवा इतनी तेज चली कि कुछ पेड़ भी गिर गए। मौसम विभाग ने आज उज्जैन ग्वालियर संभाग में लू चलने का अलर्ट जारी किया है, जबकि 17 जिलों में बारिश होने की भी संभावना है। गुरुवार को उज्जैन, गुना, अशोकनगर, राजगढ़, शाजापुर, आगरमालवा, पन्ना, रतलाम, नीमच और मंदसौर में लू चलने का अलर्ट है। यहां तापमान 41 से 42 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। वहीं ग्वालियर, उज्जैन, धार, इंदौर, खंडवा, नर्मदापुरम और रीवा में रात का तापमान 25 डिग्री के पार पहुंच सकता है। वहीं श्योपुर, मुरैना, भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, सतना, रीवा, सीधी, मऊगंज, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला और बालाघाट में गरज चमक की स्थिति रहेगी। कहीं कहीं बारिश और ओले भी गिर सकते हैं। प्रदेश में तेज गर्मी की वजह से स्कूलों का समय भी बदल दिया गया है। भोपाल, रतलाम, शिवपुरी, उज्जैन, नीमच समेत कई जिलों में दोपहर 12 बजे तक कक्षाएं लगाने को कहा गया है, ताकि गर्मी की वजह से बच्चों को परेशानी न हो। तो मौसम का मिजाज बता रहा है कि माहौल में गर्मी की तपिश बढ़ गई है और उसका असर आम जनजीवन पर पड़ा है, और यही वजह है कि स्कूलों की टाइमिंग में भी बदलाव किया गया है। ग्वालियर जो कि अमूमन बहुत तेज तपता है, वहीं से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं नवीन नायक। नवीन, बताएं कि ग्वालियर में गर्मी को लेकर क्या अलर्ट जारी किया गया है और वहाँ लोग किस प्रकार से गर्मी से बचने के उपाय कर रहे हैं? देखिए सच में मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से ग्वालियर में तापमान हमेशा से ही ज्यादा रहा है, लेकिन इस बार देखने में आया है कि अप्रैल माह से जो तापमान है वह काफी बड़ी सेल्सियस डिग्री सेल्सियस उस पर बढ़ा हुआ है। अभी पिछले दिनों की बात कर रहे हैं तो अभी जो तापमान है वह लगभग 41 के करीब जा रहा है, जबकि ये जो तापमान है मई जून से स्टार्ट होता है। लेकिन इस बार ऐसा देखने में आया है कि अप्रैल माह से गर्मी काफी अपने प्रचंड रूप दिखा रही है और मई जून में काफी ज्यादा गर्मी पड़ने के आसार हैं। अभी इसको देखते हुए जो पिछले दिन का तापमान है वह 41 डिग्री सेल्सियस दिन का तापमान रहा, जबकि रात के तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस का उछाल हुआ है और 25 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। तो कह सकते हैं कि आने वाले समय में गर्मी अपना प्रचंड रूप दिखाएगी। जहां तक जो जिला प्रशासन है और जो नगर निगम है उसने भी काफी इंतजाम किए हैं गर्मी को देखते हुए। स्कूली जो बच्चे हैं उनका जो टाइमिंग है वह 12 बजे तक का कर दिया गया है और उसके 12 को छुट्टी दी गई क्योंकि गर्मी काफी तेज पड़ रही है। इसके साथ ही जो नगर निगम है उसने भी काफी इंतजाम किए गर्मी को देखते हुए कि जिस तरीके से प्याऊ है और पानी वगैरह का इंतजाम उसने पूरे शहर में किया हुआ है।
और जहां तक मौसम वैज्ञानिकों की बात करें तो आने वाले समय में जो मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि काफी गर्मी अपना प्रचंड रूप दिखाएगी और लू चलने के भी आसार है, लेकिन हालांकि बीच बीच में हल्की बारिश और आंधी के भी आसार मौसम वैज्ञानिकों ने दिखाए हैं। नवीन, लगातार गर्मी का प्रकोप बना हुआ है और चूंकि अभी तो अप्रैल चल रहा है, बाकी अभी कई दिनों तक ये गर्मी का प्रकोप जारी रहेगा। और इसे देखते हुए जैसा कि स्कूलों का समय भी आपने बताया कि बदला गया है, और क्या क्या इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि हमने आज एक खबर ये भी पढ़ी है कि बहुत सारे अस्पताल भी ऐसे हैं जहाँ पर मरीज या पेशेंट जो रुके हुए हैं या जो वार्ड बनाए गए हैं वहाँ भी कुछ कूलिंग लाने का प्रयास किया जा रहा है, ठंडा रखने का प्रयास किया जा रहा है। ग्वालियर में इसको लेकर किस तरह की पहल है? जी बिल्कुल, हर क्षेत्र में गर्मी को देखते हुए जो प्रशासनिक अमला है वह अपने अपने इंतजाम कर रहा है। वहीं जो अस्पताल है, जो जिला अस्पताल है, उसमें भी काफी जो आसपास के क्षेत्र से काफी बड़ी संख्या में लोग आते हैं, मरीज आते हैं, तो उनको ध्यान में देखते हुए और जिस तरह से गर्मी अपना दिखा रही है देखते हुए काफी इंतजाम किए हैं। जो वार्ड है, जो मरीजों के वार्ड है, उनमें कूलिंग की व्यवस्था की गई है, कूलरों का इंतजाम किया जा रहा है। इसके साथ ही जो रहनवास जो जितना मरीज के अटेंडर रहते हैं उधर भी उन्होंने करने के लिए काफी इंतजाम किए। इसके अलावा शहर में काफी प्याऊ वगैरह का भी इंतजाम किया है। वहीं जो जू है, चिड़ियाघर है, उसमें भी जानवरों के लिए भी काफी इंतजाम किए गए हैं। तो इस तरह से कह सकते हैं कि गर्मी को देखते हुए जो शहर है उसमें काफी प्रशासनिक अमले ने इंतजाम। शासन प्रशासन कुछ ऐसे प्रयास भी कर रहा है कि इस प्रकार की हिदायत भी दी जाए ताकि लोग जो पीक आवर होता है, यानी 12 बजे से लेकर शाम तक का वक्त जो होता है जब तेज़ गर्मी पड़ती है, तो उस समय घर से बाहर ना निकलने की हिदायत दी जा रही है बच्चों को, या फिर ये बताया जा रहा है कि लोग गमछा डालकर निकलें, पूरे इंतजाम के साथ निकलें अगर बहुत ही ज़रूरी काम हो तो। देखिए, जिस तरीके से ये जो आप बता रहे हैं मई जून में ये असर काफी देखा जाता है, लेकिन अभी अप्रैल से जिस तरीके एकदम से इस बार देखा जा रहा है कि अप्रैल से जो गर्मी का काफी अपना रूप दिखा रही है पृथ्वी, तो उसको देखते हुए प्रशासनिक अमला हर तरह के इंतजाम कर रहा है। उसने हिदायत भी दी है, गाइडलाइन भी जारी की है। इसके अलावा जो आम लोग हैं वह भी अपना इंतजाम गर्मी को देखते हुए अपना इंतजाम करते हुए चल रहे हैं। तो कह सकते हैं कि हर तरफ से तैयारी की जा रही है, हर तरह से गाइडलाइन भी जारी की जा रही है, रोज प्रशासन के द्वारा गाइडलाइन जारी की जा रही है गर्मी से किस तरह से बचाव किया जाए, और अपने अपने स्तर पर विचार भी कर रहे हैं गर्मी को देखते हुए। ऐसा मौसम वैज्ञानिकों ने भी चेतावनी दी है कि अभी इस क्षेत्र में गर्मी का असर देखा जा सकता है आने वाले समय में, तो उसको लेकर जो प्रशासन है वह पूरी तरह से और तैयारी भी है, और उसने हर क्षेत्र में अलग अलग इंतजाम भी करना शुरू कर दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद नवीन, हमसे बात करने के लिए। ये थे हमारे संवाददाता नवीन नायक ग्वालियर से। तो गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है, तो आपसे भी हम यही कहेंगे डीडी न्यूज़ के माध्यम से कि अपना ध्यान रखें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए भी अपने सारे कामों को संपादित करें। अगली खबर का रुख करते हैं। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेव्स पहला वैश्विक मंच है जो भारत को मीडिया, मनोरंजन और प्रौद्योगिकी के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए अग्रसर है। वेव समिट के तहत आयोजन हो रहा है वेब एक्स का, जिसके जरिए स्टार्टअप्स को निवेशकों के सामने अपने आइडियाज प्रस्तुत करने का मौका मिल रहा है। किस तरह से वेबएक्स लाइव भारत के युवाओं को सपनों को दे रहा है उड़ान, आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। कोई भी आर्टिस्ट बिना प्लेटफॉर्म के बड़ा नहीं होता, और वेव्स वो प्लेटफॉर्म है जो आपको बड़ा बनाएगा। वेवएक्स लाइव एक ऐसा मंच जो स्टार्टअप्स को जोड़ता है देश विदेश के दिग्गज निवेशकों से। भारत सरकार और IAMAI द्वारा आयोजित वेवएक्स लाइव वेव्स समिट का एक प्रमुख हिस्सा है। यहाँ AR, VR, गेमिंग, एनिमेशन, जनरेटिव AI और डिजिटल कंटेंट के क्षेत्र में काम कर रहे स्टार्टअप्स को मिल रहा है मंच अपने आइडियाज को ग्लोबल सक्सेस स्टोरीज में बदलने के लिए। हम स्टार्टअप्स जो मीडिया और एंटरटेनमेंट सेक्टर की स्टार्टअप्स हैं, हम उनको फंडिंग प्रोवाइड कराएंगे। जो निवेशक हैं हमारे, प्राइवेट निवेशक हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, एंजल इन्वेस्टर्स हैं, उनसे हम इनको निवेश दिलवाएंगे। साथ ही साथ इनको मेंटरशिप भी दिलवाई जाएगी। इसमें वेवएक्स में हमारा फोकस मीडिया एंटरटेनमेंट स्टार्टअप्स पे है, जैसे कि एनिमेशन है, ग्राफिक्स है, VFX है, पोस्ट प्रोडक्शन, एडिटिंग, कॉमिक्स और साउंड प्रोडक्शन। इस टाइप के जितने भी रिलेटेड हमारे सेक्टर हैं उनको इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए दिलाया जाएगा। यहाँ सिर्फ प्रेजेंटेशन नहीं होते हैं लाइव पिच सेशंस, जहाँ हर स्टार्टअप को मिलते हैं कुछ ही मिनट्स अपने बिजनेस मॉडल, मार्केट साइज और टेक्नोलॉजी को समझाने के लिए,
और सामने होते हैं इंडस्ट्री के सबसे टॉप इन्वेस्टर्स। Program where under which startups will pitch, media tech startups will pitch in front of investors, and currently we have received a shortlisting of 1,000 startup entries. We are going to sieve through them. We are going to shortlist 30 entries from there, and this one we are doing specifically for media tech companies. Second way it is special is that we are getting a broad range of very large investors. Thirdly, our network of digital companies, like all the founders and all that represent Internet and Mobile Association, they'll be there. And they are at the topmost end of, becoming mentors to these new startups. So we'll expose the new startups to some of our own members and founders. वेवएक्स लाइव में सिर्फ फंडिंग नहीं, मिलती है मेंटोरशिप, वो भी देश के टॉप सीईओज, वेंचर कैपिटलिस्ट और सेलिब्रिटी एंजल इन्वेस्टर्स से। नेटवर्किंग लाउंज, फायरसाइड चैट्स और पॉलिसी डिस्कशन, यहाँ हर कोना है अवसरों से भरा हुआ। वेव्स स्टार्टअप्स के लिए एक दुर्लभ अवसर प्रस्तुत करता है। विजिबिलिटी, मेंटोरशिप, पॉलिसी मेकर्स और इन्वेस्टर्स की दिलचस्पी, ये सब एक ही रूफ के नीचे। अर्ली स्टेज फाउंडर्स के लिए ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे वो अपने विजन दिखा सकते हैं, आइडियाज को वैलिडेट कर सकते हैं और एक मजबूत नेटवर्क का हिस्सा बन सकते हैं। वेव एक्स इनिशिएटिव भी वेव्स ले रहा है और जिसके तहत हम जैसे स्टार्टअप्स को नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी और एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करना, नेटवर्क करना, इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिलना पॉसिबल हो पाया है। जो स्टार्टअप्स हैं जिन्होंने इन टेक्नोलॉजीज़ पे काम किया है वो मेन स्ट्रीम मीडिया में आ जाएंगे, इसमें मेरे को कोई डाउट नहीं है। चाहे एक्टर्स हो, चाहे बैकग्राउंड्स हो, चाहे म्यूज़िक स्कोर हो, चाहे जितने भी प्रोडक्शन के जितने भी फैसेट्स हैं, ये एआई ड्रिवन हो जाएंगे। और एआई आपको पता है बिल्कुल वेव की तरह ही आता है। वेवएक्स लाइव एक इवेंट नहीं, एक मूवमेंट है। यहाँ से निकले स्टार्टअप्स भविष्य की मीडिया इंडस्ट्री को रीडिफाइन करेंगे और भारत को बनाएंगे वर्ल्ड इनोवेशन मैप का अगला लीडर। इनोवेशन, मेंटोरशिप और कोलैबोरेशन, यही है इसकी ताकत। ब्यूरो इनपुट्स के साथ जया सिन्हा, डीडी न्यूज। अगले खबर की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्लोवाकिया के दौरे पर हैं। बुधवार को उन्होंने स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से मुलाकात की। ये किसी भारतीय राष्ट्रपति की लगभग 30 वर्षों में पहली स्लोवाकिया की यात्रा है, जो दोनों देशों के बीच रिश्तों को और भी मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इस मुलाकात में दोनों नेताओं ने भारत और स्लोवाकिया के बीच सहयोग के कई क्षेत्रों जैसे व्यापार, रक्षा, शिक्षा और विज्ञान तकनीक पर चर्चा की। उन्होंने आपसी सहयोग को और आगे बढ़ाने की बात कही। बैठक के दौरान प्रतिनिधिमंडल स्तर पर भी बातचीत हुई, जिसमें भारत की ओर से राज्य मंत्री नीमूबेन जयंतीभाई बामनिया, सांसद धवल पटेल और संध्या रे समेत वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। इस दौरान 2 अहम समझौतों का आदान प्रदान भी किया गया। वहीं स्लोवाकिया पहुंचने पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का भव्य स्वागत किया गया। प्रेसिडेंशियल पैलेस में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और एक स्थानीय जोड़े ने पारंपरिक तरीके से ब्रेड और नमक से उनका स्वागत किया। संयुक्त प्रेस वार्ता में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बताया कि भारत और स्लोवाकिया के बीच व्यापारिक रिश्ते भी लगातार मजबूत हो रहे हैं। हाल ही के वर्षों में व्यापार और निवेश में अच्छी बढ़ोतरी हुई है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्लोवाकिया के दौरे पर हैं और स्लोवाकिया से ही जुड़ गई हैं हमारी वरिष्ठ संवाददाता पूजा वर्धन जी। पूजा जी, बताएं कि भारत की राष्ट्रपति जब द्रौपदी मुर्मू स्लोवाकिया की यात्रा पर हैं, तो स्लोवाकिया और भारत के रिश्तों को किस प्रकार से आप देखते हैं कि किस प्रकार से एक अहम दौरा है राष्ट्रपति महोदया का? जी संजय, जैसा आपने बताया कि लगभग 30 सालों के बाद किसी भारत के राष्ट्रपति का यह स्लोवाकिया का दौरा है और दोनों ही देशों के बीच बहुत ही गहरे आर्थिक संबंध हैं। ऑटोमोबाइल क्षेत्र हो, इंजीनियरिंग क्षेत्र हो, आईटी का क्षेत्र हो, भारतीय कंपनियां जो हैं वो स्लोवाकिया में बहुत अधिक निवेश कर रही हैं। इस्पात निर्माण हो, आईटी हो, हार्डवेयर हो, रेलवे हो, रक्षा संबंधों में भी भारत और स्लोवाकिया के गहरे संबंध हैं। सांस्कृतिक संबंधों की बात की जाए तो दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंध भी बहुत घनिष्ठ हैं। महात्मा गांधी की रचनाओं का स्लोवाक भाषा में अनुवाद किया गया है। जी।
संजय। जी स्लोवाकिया पहुंचने पर राष्ट्रपति मुर्मू का भव्य स्वागत किया गया पूजा जी, और उन्हें प्रेसिडेंशियल पैलेस में गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया, और वहीं पारंपरिक तरीके से ब्रेड और नमक से उनका स्वागत किया गया। तो किस प्रकार से आप इस स्वागत की परंपरा को देख रही हैं कि किस प्रकार से सांस्कृतिक आदान प्रदान भी एक बहुत ही मुख्य स्थान रख रहा है इस दौरे के देखते हुए? जी बिल्कुल, सांस्कृतिक आदान प्रदान दोनों देशों के बीच में हो ही रहा है। और जैसा आपने अभी जिक्र किया था इसके पहले कि दोनों ही देशों ने डेलीगेशन लेवल टॉक्स जो किए हैं उसमें 2 महत्वपूर्ण मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर भी साइन किया है, जिसमें से एक भारत की राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड और स्लोवाक व्यापार एजेंसी के बीच एमएसएमई के क्षेत्र में सहयोग, और वहीं दूसरा सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन सर्विस और स्लोवाक विदेश और यूरोपीय मामलों के मंत्रालय के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए है। आपको पता होगा कि 1 से 4 मई तक मुंबई में भारत द्वारा वेव्स शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। तो राष्ट्रपति मुर्मू ने मीडिया, मनोरंजन और रचनात्मकता के क्षेत्र में भी अपार संभावनाओं पर जोर दिया है भारत और स्लोवाकिया के बीच में। और राष्ट्रपति ने स्लोवाकिया को निमंत्रण भी दिया है कि वो सक्रिय रूप से आगामी वेव्स शिखर सम्मेलन में अपनी भागीदारी निभाए। वहीं कल प्रधानमंत्री जो हैं स्लोवाकिया के रॉबर्ट फिको और जो यहाँ के नेशनल काउंसिल है, राष्ट्रीय परिषद के जो अध्यक्ष हैं रिचर्ड रासी, उनसे भी राष्ट्रपति ने मुलाकात करी है। तो और आज भी राष्ट्रपति जी के कुछ कार्यक्रम हैं जिसमें से वो जैगवार लैंड रोवर फैक्ट्री का दौरा करेंगी, इंडिया बिजनेस फोरम से मुलाकात करेंगी, नित्रा विश्वविद्यालय का दौरा करेंगी। तो ये कुछ उनके इवेंट्स हैं जो आज जहां राष्ट्रपति जी हिस्सा लेंगे। तो कुल मिलाकर स्लोवाकिया की इस यात्रा को हम कितना महत्वपूर्ण मान सकते हैं भारत और स्लोवाकिया के संबंधों को लेकर, और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो कि आज कुछ और उनके जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं, किस प्रकार से वहां से एक नई संभावनाएं पैदा होंगी? जी बिल्कुल, जैसा मैंने आपसे कहा कि दोनों ही देशों के बीच में आर्थिक संबंध बहुत गहरे रहे हैं। तो जो दोनों ही देश हैं फोकस जो है अपना वो ट्रेड और इकोनॉमी पर ही करना चाहते हैं, ट्रेड और इकोनॉमी रिलेशंस पर ही करना चाहते हैं। स्लोवाकिया के बहुत से लोग, भारतीय कंपनियां हैं जिन्होंने स्लोवाकिया में निवेश किया है, टाटा है, जैगवार मोटर्स है। तो इन सभी को देखते हुए दोनों ही देशों का अभी जो फोकस है वो इकोनॉमी और ट्रेड रिलेशंस पर है। संजय, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी हमारे संवाददाता स्लोवाकिया से पूजा वर्धन जी, जो बता रही थी किस प्रकार से राष्ट्रपति महोदय का ये दौरा महत्वपूर्ण हो जाता है और भारत के स्लोवाकिया से संबंध किस प्रकार से और भी मजबूत हो सकते हैं। और अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। जिला स्तरीय पुस्तक मेले से जुड़ी खबर है। मध्य प्रदेश की ऊर्जा नगरी सिंगरौली में 3 दिवसीय जिला स्तरीय पुस्तक मेला आयोजित किया गया, इसमें हजारों लोगों ने भाग लिया। इस मेले में साहित्यिक किताबों के साथ ही बच्चों के स्कूल की सिलेबस की किताबें भी कम दामों पर उपलब्ध कराई गईं। पुस्तक विक्रेताओं ने एनसीईआरटी और मध्य प्रदेश बोर्ड की पुस्तकों पर छूट न होने की जानकारी दी, लेकिन निजी कंपनी की पुस्तकों पर छूट दी गई। इस मेले का उद्देश्य अभिभावकों को एक ही छत के नीचे सुविधाएं प्रदान करना था। आने वाले वर्षों में इस तरह के आयोजनों को भव्य रूप से आयोजित किया जाएगा। और अब इस बुलेटिन की हेडलाइंस एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आएंगे मध्य प्रदेश। अशोकनगर की ईसागढ़ में गुरुजी महाराज मंदिर में करेंगे दर्शन पूजन। आनंदपुर धाम में आयोजित कार्यक्रम में जनता को करेंगे संबोधित। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी बदनावर दौरे पर। उज्जैन बदनावर हाईवे का लोकार्पण और विकास परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। रोजगार और उद्योगों के लिए नई कनेक्टिविटी से धार जिले में होगा बड़ा विकास। केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुना में 44 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले गौ अभ्यारण्य और अनुसंधान केंद्र का किया भूमि पूजन। कहा, अनुसंधान केंद्र बनने से जैविक खेती, पंचगव्य चिकित्सा और भारत के दुग्ध उत्पादन क्षमता को मिलेगा बढ़ावा। केंद्रीय महिला बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर और मुख्यमंत्री मोहन यादव कुक्षी में आयोजित महिला स्व सहायता समूह सम्मेलन सह पोषण पखवाड़ा और भाजपा सक्रिय सदस्य सम्मेलन में हुए शामिल। स्व सहायता समूह की महिलाओं ने अपने अनुभव किए साझा। और वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेवएक्स लाइव भारत के स्टार्टअप्स को निवेशकों के सामने अपना आइडिया प्रस्तुत करने का दे रहा है मौका। भारत को मीडिया, मनोरंजन और प्रौद्योगिकी का वैश्विक केंद्र बनाने की दिशा में अग्रसर। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमारा अगला बुलेटिन होगा दिन में 11 बजे। दीजिए इजाजत, नमस्कार।